तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको दिखा कि इलेक्ट्रिसिटी है। एक चीज और बताता हूँ कि जब हम 11th पढ़ रहे थे, तो 11th में आपने देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। जब आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो मैम ने बताया होगा या सर ने बताया होगा आपको कि रिजिड बॉडी नाम की जैसी कोई चीज होती है। तो रिजिड बॉडी का जो जो इज्जत थी ना मैकेनिक्स में, कि जो भी खेल हो रहा है रिजिड बॉडी पे हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो भी रिजिड बॉडी पे लग रहा है, मोशन हो रहा है तो भी रिजिड बॉडी का हो रहा है। तो वो क्या था कि वो पार्टिकल हो सकता था या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता था, जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते थे, कि आप बाहर से कितने फोर्स लगाओ उसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसी बॉडी को बोलते थे। और उसके ऊपर मैकेनिक्स के सारे लॉ लग रहे थे कि कितना फोर्स लगेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंजेस क्या आएंगे। तो वहां पे आप यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग, आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा कि अब आप एक नेक्स्ट क्लास में आ गए हो जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ोगे, तो यहाँ भी फिजिक्स है ना, फिजिक्स को आपको फील करना पड़ेगा। अब ऐसा किसी न किसी फैकल्टी ने आपको पहले भी चिपकाई होगी ये बात कि भाई फिजिक्स को जो है फील करने की जरूरत होती है। तो फिजिक्स को जब तक आप फील नहीं करोगे, अब फील कैसे करें सर? फील करने के दो तरीके, आइदर तो आपको दिख जाए, है ना, प्रत्यक्ष दिख जाए कि यू आर द, आपको विजुअल एविडेंस मिल जाए उसका कि यार मोशन हो रहा है, तो बोल दिया सर ने मोशन हो रहा है तो हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बॉल गिर रही है तो गिर रही है, दिख रही है। तो दैट इज द विजुअल प्रूफ ऑफ द, मतलब फील वाला पार्ट। दूसरा क्या हो सकता है, आपको फिजिक्स के किसी फिनोमिना के इफेक्ट नजर आ रहे हैं, है ना, या तो खुद ही दिख रहा है मोशन, या फिर उसके होने की प्रेजेंस को कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से आपको मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि उसकी प्रेजेंस का आपको फील आ रहा है। कैसे, अभी वो बताऊंगा। तो 12th का जो पार्ट है दैट इज मोर ऑफ फील। आप यहाँ पे डायरेक्टली चीजों को नहीं देख पाओगे, बट उन चीजों के होने की वजह से जो आपको अदर सिंबल मिल रहे हैं ना, नेचर आपको अदर एस्पेक्ट्स में मैनिफेस्ट कर रहा है उन फिनोमिनास को, तो वो आपको विजुअलाइज कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले यही देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, आप यस और नो बोलना, अनम्यूट करके बोल सकते हो या फिर हैंड रेज कर लेना। कितने बच्चों ने ऐसा फील किया है कि जब वो ऐसे रेंडमली जा रहे थे, कुछ चीज टच की, एकदम से करंट लगा? अरे भाई, है ना, सबने किया है, लगभग सबने किया है। सबने किया होगा यार, हम लोग कहीं दूसरे प्लेनेट के एलियंस तो है नहीं, और अर्थ पे ऐसा होता ही है, तो हमने फील किया है। ठीक है, कितने बच्चों ने ऐसा फील, उसी का दूसरा रूप देखो कि एकदम से दोस्त से हाथ मिलाया और ऐसा लगा अरे भाई क्यों करंट मार रहा है, अरे बहन क्यों करंट मार रही है, तो वो चीजें भी आपने फील करी। ये भी फील किया होगा कि आपने कभी जैकेट उतारी या कोई कपड़ा उतारा और उसमें से चट 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 करके आवाजें आ रही है, या कंबल ब्लैंकेट में, ये भी फील किया होगा। तो ये देखो, आपको डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो दिख नहीं रही है, बट आपको उसके इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा फील करना है हमें। जैसे मैग्नेट है, अब मैग्नेट का बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म थोड़ी दिख रहा है आपको, या मैग्नेटिक फील्ड्स थोड़ी दिख रहा है, वो अभी देखो ये टर्म नए नए आ रहे हैं, घबराएंगे नहीं, टाइम के साथ सब समझ आएगा। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि मैग्नेट्स दूर से अट्रैक्ट और रिपेल कर रही है, तो आपको उसका इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। तो ये चीजें हमें फील करते हुए चलना है, बार बार मैं कराता रहूंगा फील, आप सोचते रहना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2 मैग्नेट ले आए, तो आप बस मेरी बातें सुनते रहो और उस चीज को विजुअलाइज करते रहो कि हाँ, एक हाथ में एक मैग्नेट, दूसरे में दूसरा, पास में ला रहे हो तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ऐसा लग रहा है कि दूर भगाएंगे। और ये सब चीजें ने, ये खिलौने के रूप में भी यार सब बच्चे देखते हैं कि चुंबक जैसी कोई चीज होती है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम करते हुए चलेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी की पे आ जाते हैं वापस, पूरी कहानी छोड़ के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे हम बेसिस बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का भी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रो से समझ आया, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी को मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो, मुझे देख पा रहे हो अपनी फोन की डिस्प्ले पे, मेरी आवाज सुन पा रहे हो अपने फोन के स्पीकर्स के थ्रू। तो ऐसा क्या उस डिवाइस के अंदर हो गया कि ये सब पॉसिबल हो, है ना? आपको उसकी डिस्प्ले दिखाई दे रही है, आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है, तो इन सब के पीछे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइसेस और भी हो सकते हैं। आपके रूम पे लाइट जल रही होगी, तो वो रूम का बत्ती जलना, है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का मैनिफेस्टेशन है। किसी को करंट लग जाना, है ना, थोड़ा बहुत फील तो सबने किया है। जो ज्यादा फील कर लेता है उसको फिर उसकी फील खत्म हो जाती है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये भी तो दिक्कत है कि ज्यादा फील करने चले तो फील ही खत्म कर देगी, है ना, एक ही बार फील होगा कि इतना फील होगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये सारे मैनिफेस्टेशन हमने देख लिए, तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में कितने बच्चों ने सुना है कि सर एटम नाम की कोई चीज होती है? मुझे पता है, हैंड रेज करो जितने बच्चों ने एटम का नाम सुना है कि एटम जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ एक क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या ऑर्बिटल, और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है ना, वी फाइंड सम इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट या ऑर्बिटल, है ना, वो एनर्जी लेवल्स पे सब डिवीजन है उसका, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी ऑर्बिट या ऑर्बिटल कुछ भी वर्ड आप यूज कर लो। तो इलेक्ट्रॉन पाया गया किसमें, ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस में क्या पाए गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन था बाहर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि यार फैक्ट्स क्या है, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, अब देखो आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा किसी बच्चे ने कि चार्ज जैसी कोई चीज होती है, बट आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, फोन की बैटरी चार्ज हो गई है, सेल डिस्चार्ज हो गया है और सेल चार्ज हो गया, ऐसा सब सुना ही होगा ना। तो अब ये सारे के सारे शब्द जो है ना, प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये सारे के सारे शब्द आप लोग यूज करते हुए आ रहे हो, बट इनको कोरिलेट करके चलना है, ठीक है। अब फंडामेंटल है भाई, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक हम क्लासिकल फिजिक्स के नजरिए से नहीं दे सकते, जो हमारे सिलेबस का है उससे नहीं देंगे और टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इसकी भी गहराई में हम नहीं जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है, ये हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इतनी बात से सब एग्री करते हैं, हैंड रेज करो जितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि सर ये बात ठीक है, मैं रट लूंगा इस बात को, और मैंने रट ही रखा है वैसे तो, क्योंकि 10th में भी आता है ना ये सारा। तो अब देखो ठीक है बच्चों, ये हमें पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बात याद रखो, और प्रोटॉन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको बोलता हूं बच्चे कि एक एटम देखो यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो +1 चार्ज हो गया प्रोटॉन का, और एक इसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1। तो अब मैं बोलूं कि एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है, कुल चार्ज कितना है इस बॉक्स के अंदर, न्यूट्रल, +1 और -1, तो दोनों को अलजेब्रिक सम कर दो, इनका क्या आएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एटम, भाई एटम ही हो गया ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ है और इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एटम ही बोलेंगे ना, तो दिस एटम इज न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल है जो इसके अंदर है। तो ये भी आप सबको पता है। कितने बच्चों को ये बात नहीं आ रही समझ, हैंड रेज करना कि सर न्यूट्रल क्या है। अच्छे बच्चे हो सारे, तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। काजल को नहीं आ रही, किंजल आ रही है, सबको आ रही है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है यार। एसिड बेसिक में भी हम यही रखते हैं, लेखराज बेटा, अच्छा ठीक है। तो एसिड बेसिक में भी यही रहता है ना कि बीच वाला जो रास्ता होता है वो न्यूट्रल होता है, इधर गए कम गए तो एसिडिक, बढ़ा दिया तो बेसिक, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल सबको समझ आता है। तो ये चीजें आपको समझ आई कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों इकट्ठे थे तो न्यूट्रल थे। अब ये चीज ध्यान रखो, देखो बच्चे, ये प्रोटॉन है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, ये इकट्ठे थे एक साथ तो ये न्यूट्रल थे, जब ये अलग हो जाएंगे तब हमें चार्जेस मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए मान लो, आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं मुद्दे पे, हमने बहुत बातें कर ली। मुद्दा ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ जाओगे, उसका फील मतलब बेसिक आधा तो समझ ही आ गया कि क्या है, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, चार्जिंग के मेथड्स होते हैं कि मैंने आपको अभी बताया ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहेंगे तो दे आर न्यूट्रल, बट कुछ ऐसा हम कर लें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर कर दें, तो वही क्या तरीका होगा, उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि वी विल रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रल थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव अलग हो गया। तो अब ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है और नेगेटिव वाला नेगेटिव, तो दोनों दूर हो गए, तो इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके कुछ कुछ तरीके होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन में, जो एग्जाम में हमारे आते हैं। ये 4 चीज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप क्या क्या कर लोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और मेथड ऑफ चार्जिंग, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ के क्वेश्चन, और जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो हमारा फाउंडेशन बनाएगा मैग्नेटिज्म का भी, तो उन सबको आप यहाँ पे समझ लोगे। तो ये हमारा एजेंडा है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, जिसका हम मैक्सिमम टाइम, आज का तो गया क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था, अब और पढ़ाएंगे, जितना हो पाया आज करेंगे, बाकी करेंगे कल।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट का नहीं सोचना, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आज बहुत कुछ कवर कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि चार्ज का आपने बताया कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ चार्ज, तो बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज को मैनिफेस्ट होते हुए आप कैसे देख सकते हो, जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म होता है। देखो ये थंडरस्टॉर्म था बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, इतना इकट्ठा हुआ कि उसने आयोनाइज कर दिया हवा को, एयर को, और फिर आके अर्थ पे डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसा होता है, बट अभी ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, ना तो आयनाइजेशन समझ आएगा ना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये डिस्चार्ज हुआ था। तो अभी के लिए देख लो कि बिजली गिरती हुई तो सबने देखी है, थंडरस्टॉर्म तो हर जगह होता है, तो दैट इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर डिस्चार्ज या चार्ज, ऐसा बोल लो, सारी चीजें रिलेटेड है। अब दूसरा एग्जांपल, ये एक्टिविटी किसी ने की है कि बैलून को अपने बालों में ऐसे रगड़ा हो, है ना, तो इससे क्या होता है कि बाल जो थे हमारे वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो हमारे हेयर्स हैं दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द बलून। अब जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, दे टेंड टू फील इट मोर इंटेंसली ना, कि उनके बाल लंबे होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हुए इजीली दिखाई देंगे, ठीक है, मेरे जैसे छोटे छोटे बाल वालों के कम दिखाई देंगे। अब इसको आप रिपीट कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को, वो कैसे करोगे देखो, इधर तो पेन पकड़ सकते हो, ठीक है, अभी नहीं करना, कर लेना आप, है ना, बाद में। तो पेपर लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, बिल्कुल छोटे छोटे, पेन ऐसे करना, बालों में रगड़ना और उसके पास ले जाना, तो दो वो पेपर है ना वो इस पेन पे चिपक जाएगा, ठीक है। पेन से थोड़ा टफ होगा, स्केल अगर है नटराज वाला स्केल जैसा, इसको पकड़ना, रब करना इजीली, और फिर ऐसे करना, तो वो उठ जाएंगी, जो उसको बोलते हैं ना पेपर फिलिंग्स बोलो, या फिर थर्मोकोल बॉल्स के साथ और इजीली हो जाएगा, वैसे पेपर के साथ ही हो जाएगा। तो इजीली अवेलेबल चीज क्या है, स्केल और कागज, ऐसे रगड़ना, उठाना, उड़ जाएगा। तो अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे जब आपने ये रबिंग किया तो आपने क्या कर दिया, आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दायरे से दूर ले गए, इसको उठाया और दूर ले गए कहीं, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, आजाद हो गया इसके इस एटम से, और इस एटम पे नेट चार्ज क्या बच गया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बच गया और इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव हो गया। तो आप इनको एक तरीके से दूर दूर ले गए। अब ये दूर दूर कैसे ले गए, आपने रब किया ना, इस रबिंग एक्शन की वजह से ये चीजें एक दूसरे से दूर दूर हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे, कहाँ के इलेक्ट्रॉन, स्केल के इलेक्ट्रॉन निकल के बालों पर चिपक गए थोड़े थोड़े, तो ये रबिंग की वजह से हुआ। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। जब हम बताएंगे ना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडियल तरीका है, ऐसे रब करो तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो निकलकर चिपक गए बालों में, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे भाई, जितने ये अलाउ करेगा उतने, ठीक है। अब देखो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एंशियंट ग्रीस में हुआ था। ग्रीस क्या है, एक कंट्री है जहां पर ऐसा पाया गया था, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, है ना। उन्होंने देखा कि एक चीज थी सिल्क क्लॉथ, सिल्क की साड़ियां भी होती हैं, कॉटन की साड़ियां भी होती है, वुलन कपड़े भी होते हैं। तो सिल्क इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मलबरी वॉर्म, जो वॉर्म होता है, मलबरी शहतूत के पत्ते खाता है, उसके नेस्ट से निकाला जाता है सिल्क। तो इट इज अ वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइट एंड वेरी लाइट, मतलब कम डेंसिटी वाला फाइबर होता है, ठीक है। इसको रब किया एम्बर से, ठीक है, ये है एम्बर। अब एम्बर क्या होगा जी, एम्बर के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज समथिंग सॉर्ट ऑफ स्टोन, जैसे जेम स्टोन होता है ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली होता है रेजिन, गोंद होता है, जैसे पेड़ से गोंद निकलता है ना बच्चे, वैसा सा रेजिन होता है एम्बर। तो उस एम्बर को इन्होंने रब किया होगा या बाई चांस रब हो गया होगा, है ना। तो उससे इनको पता चला कि यार ये ऐसा रब होने के बाद इसको लेके आए, इस पे रब रब किया ऐसे, जैसे हम अभी स्केल को बालों में रब कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि इस पे पॉजिटिव ऐसे चार्ज आया और इस पे नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो बाद में बात आई होगी, लेकिन उन्होंने ये देख लिया होगा कि यार ये रब करने से ये एक दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर जैसे अभी आपका स्केल जब घर जाके करोगे ना ऐसे, तो ऐसे करोगे तो आपको फील होगा कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन्होंने भी पाया होगा बहुत पहले टाइम पे। तो फिर जो एम्बर है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उस टाइम की भाषा में थोड़ा अलग स्पेलिंग था, बट एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जैसा नाम दिया, और इस एम्बर के नाम पर ही नाम आया हमारे प्यारे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यही उसकी वजह से नामकरण हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो उन्होंने ये देख लिया। अब आज के डेट में हम भी देख रहे हैं कि हमारा स्केल जो है हमारे पेपर क्लिप्स को एक्सेप्ट वो कर रहा है,
अट्रैक्ट, या फिर बलून है वो हेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, मैं बोल रहा हूँ एम्बर पॉजिटिवली चार्ज हुआ और जो सिल्क क्लॉथ था वो नेगेटिवली चार्ज हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? नेगेटिवली चार्ज वही होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या पाया जाता है कि द एलिमेंट या फिर जो भी हमारा मटेरियल है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही एफिनिटी रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है बच्चे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस केस में था सिल्क, जो हमारा ये पेयर है इसमें सिल्क जो था वो एम्बर के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो एम्बर के ऊपरी सतह पर, यानी कि जो उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने उससे छीन लिए जब रब किया। तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, एम्बर पॉजिटिवली और सिल्क नेगेटिवली। क्योंकि इन दोनों में जब ये सिल्क और एम्बर का पेयर हमने बनाया, हमने रब किया, तो सिल्क वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जरूरी नहीं है कि सिल्क का कपड़ा हमेशा नेगेटिव आएगा भाई, कोई और एक और रैंडम मटेरियल लेके आता हूं, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे अलग बनाया मैंने, इसको बोल दिया कि मटेरियल एक्स। ठीक है, अब ये मटेरियल एक्स है, ये सिल्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब मैं मटेरियल एक्स को सिल्क के साथ रब करूंगा तो ये मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, Positive है ना। charge. तो इस मटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिल्क से भी ज्यादा थी, तो इसने क्या किया कि सिल्क के कपड़े के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी उखाड़ उखाड़ के इधर ले आया। ये बात कितने बच्चों को समझ आई कि सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो लगभग हम सब लोग साथ मिलके चल रहे हैं। अब हाथ नीचे कर लो, एक बच्चे ने डाउट पूछना था, वो बच्चा खाली हाथ ऊपर रखो, बाकी सब नीचे करो। डाउट जिनको भी पूछना है हैंड रेज रखो। हाँ चल पूछो बच्चे। पारुल, गुंजन, चलो डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब तक हमें सबको समझ आया कि ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो वी विल डिफाइन फॉर्मली, बता देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हम सबको पता है लूजली, तो एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी, ठीक है, मटेरियल बॉडी बोलो, कोई ऑब्जेक्ट बोलो या पार्टिकल, यानी कि चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल बॉडी की या किसी पार्टिकल की, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके या दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को महसूस कर सके। ठीक है, तो ये वही प्रॉपर्टी है किसकी? एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। अब देखो फिजिकल वर्ल्ड आपने पढ़ा, मैम ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने बताया होगा एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी इक्विपमेंट की मदद से हमें पता चल जाए या फिर किसी डायरेक्टली हमें अपनी सेंसेस से पता चल जाए, तो वो सारा का सारा दैट कंस्टिट्यूट्स द फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर पार्टिकल्स या फिर मटेरियल बॉडीज। ठीक है, तो उन मटेरियल बॉडीज की ये प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को या तो खुद प्रोड्यूस कर सके या दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील कर सके। ठीक है, आइदर इट कैन प्रोड्यूस और इट कैन एक्सपीरियंस। तो यही वो प्रॉपर्टी है। अब एक्चुअल में क्या समझ आ रहा है कि कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी इनडायरेक्टली दी गई है बच्चे कि चार्ज का मतलब क्या? चार्ज कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो एक्सपीरियंस कर ले या फिर प्रोड्यूस कर ले। अब देखो उसका भी सिर्फ इफेक्ट वाले तरीके से इसका डेफिनेशन दिया गया। यही हमारी ब्यूटी है 12th वाले फिजिक्स की। ठीक है, अब बोल रहे थे मास क्या है, तो बोल रहे थे यार एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मास। अब मास तो दिख रहा है, ये मास है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज दिख नहीं रहा ना, तो उसके 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 इफेक्ट्स को हम देख रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये फॉर्मल डेफिनेशन होगी। ये वाली बात हमें पता ही है कि न्यूट्रल हो गया एटम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले गए तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रह गया और अंदर जो था वो पॉजिटिव रह गया, तो ये हमें पता ही है। अब बढ़ते आगे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? तो बिफोर दैट एक बार ये देख लो कि सीजीएस यूनिट होता है 1 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं, और एसआई यूनिट जो मोर इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं कूलाम। तो 1 कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये क्या है? 3 ×
10 टू द पावर 9 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 19 ESUs। ठीक है, इतने ESU होगा 1 कूलम के बराबर। ये रटने लायक चीजें आप याद रख सकते हो। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? आपने जब पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर, तो उसमें देखा था कि देयर आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी बच्चों, याद है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारे पास 7। ठीक है, उनमें दूर दूर तक इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम याद था कि नहीं था, बताओ? यस सर। नहीं था। लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते थे मोल, और बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और सर रेडियन। नहीं वो तो बेटा वो थी सप्लीमेंट्री थी, रेडियन और स्टेरेडियन। एम्पियर। एम्पियर। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक करंट। एक और बच गया सर टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं बच्चे। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे पास केवल एक था जिसको बोलते थे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है, अभी देखो सारे के सारे CUENT आएगा यार, क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, इसके अलावा अब ये हमने पढ़ लिया था यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब कि केवल 7 ही होंगी। आप कितना भी फिजिक्स पढ़ते जाओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज यही 7 रहने वाली है। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वाज डिराइव्ड। तो देखो अब इसमें था नहीं, तो इसका मतलब ये भी डिराइव्ड ही हुआ। इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिलाई अपॉन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम रिलाई किस पे करेंगे? टाइम पे और करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो M0 मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, तो 0। टाइम पे डिपेंड करता है और करंट पे। तो ये फॉर्मूला है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का। अभी के लिए इसको याद रख लो, तब आप ये इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके होंगे, तब आप इसकी फील ले पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हमने किसको यूज किया? इलेक्ट्रिक करंट को, है ना? इलेक्ट्रिक करंट की हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता नहीं क्या होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट समझ आ जाएगा। वापस आएंगे इसी फॉर्मूला पे, फिर से समझेंगे इसको। ठीक है, अब एक और बहुत अच्छा डाउट था, दूसरे बैच में पूछा था बच्चे ने कि सर ये ऐसा तो नहीं होगा, आपने लिख दिया M0 L0 T1 I1, तो क्या मैं इसको A1 लिख सकता हूँ? भाई बच्चा बोल सकता है सर एम्पियर भी तो होता है, A1 लिखूं? तो देखो ये एम्बिगुअस है इसमें। अभी करेक्ट मेरे को तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि आई लिखोगे। बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, NCERT में नीचे वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में ये वाला भी लिखा हुआ है। तो हम किस पे जाएंगे? हम दोनों पे चले जाएंगे। हम आई को भी लिख लेंगे, भाई हमारे लिए आई भी सही है और हमारे लिए ए भी सही है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आई और ए एक साथ दे दिया, इतना तो कोई पागल होगा नहीं एग्जामिनर। तो अगर आपको आई भी दिखता है ऑप्शन में तो भी टिक मार दो, ए दिखता है तो भी टिक मार दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पियर का ए भी यूज किया गया है बुक्स में और आई भी यूज किया गया है, तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं वो ये चीज लिख लो, एक ये बस ये फॉर्मूला लिखो, वो कुछ मत लिखना, ताकि हम दोबारा वापस इस पे आ सके। नोट्स के बारे में वैसे मैंने आपको बताया नहीं, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। आप जैसे हम लोग शेयर करते थे रैंडमली नोट्स, तो वो सब आपको मिलेंगे, तो इतनी टेंशन लेंगे नहीं। अभी डाउट पूछो जिनको डाउट है। जो बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारी भाई ज्यादा तेज स्पीड है, हम पढ़ाएंगे, फास्ट भी पढ़ाएंगे। आज थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी फर्स्ट क्लास। सर हमारे को स्कूल में बताया था ना कि जो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है स्टैट कूलम भी हो सकती है। क्या बच्चे, क्या थोड़ा सा क्लियरली एक बार समझ नहीं आया। हमारे को स्कूल में बोला कि जो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है ना वो ईएसयू तो होती है, बट स्टैट कूलम भी होती है। स्टैट कूलम? हम्म। स्टैट कूलम ESU होगा ना बच्चे, उसी को बोल सकते हो आप। CGS का मतलब क्या हुआ? देखो यूनिट एक ही हो सकता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में केवल एक ही हो सकता है। क्यों? देखो, अरे यार ये कौन सा पेन यूज कर रहा हूं मैं? हाँ देखो जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं, तो आपको याद है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? भाई अगर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है चार्ज, ठीक है, तो इधर भी आएगा क्या? चार्ज। तभी तो बराबर लिख सकते हो ना, इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब देखो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर बता। तो क्या करते हैं, अगर आप इधर लिख रहे हो M0
L0 T1 A1 ऐसे लिख दिया आपने, एक यूनिट में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट, मान लो CGS में लिख दिया। तो इधर अगर आप लिख रहे हो तो वही आएगा M0 L0 T1 A1। अब इसको लिख दिया SI में, तो जब SI वाली चीजें लिखोगे तो टाइम का यूनिट क्या होता है SI में? सेकंड। एम्पियर होता है इसका करंट का। अब उसी को लिखोगे टाइम और एम्पियर का CGS में, तो वो एक ही तो यूनिट होगा, तो CGS का 1 ESU ही होगा। अब इसी ESU का दूसरा नाम हो सकता है, वो मेरे को, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ जो आप नाम बता रहे हो कि क्या स्टैटिक यूनिट, मुझे सुनाई भी नहीं दिया। हमें भी कराया था कि ESU का दूसरा नाम स्टेट कूलिंग। हाँ वो हो सकता है, एक का ही दूसरा नाम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ, देखो मैं, क्योंकि बच्चे देखो, अभी जो फिजिक्स डेवलप हुआ था उसका मेजर रोल जो था, जो मॉडर्न डे फिजिक्स है, हमारा इंडिया का भी था, बट दो मेजर फिलोसफी चलती थी, एक तो यूरोपियन और एक चलता था अमेरिकन वाला सिस्टम। तो कुछ लोग जो, इन्होंने चीजें तो वही थी, बट कुछ नाम यूरोपियन लोगों ने रखे और कुछ इन्होंने रखे, तो उसकी वजह से ना आपको दो दो नाम भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है। ठीक है, एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना तो मैं भी चेक कर लूंगा। बहुत अच्छा बताया आपने, कुछ नया बता दिया, वैसे मैंने पहली बार सुना है जो बता रहे हो। बुक्स में वैसे मिलता नहीं है यार, CGS से करते ही नहीं है, आप जहां भी देखोगे ना कूलाम भी मिलेगा, नीट तो इसी में निपट जाएगा, और इवन जेई के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं। ESU कभी कभी दिखने को मिलता है 10 क्वेश्चन में से एक बार या फिर उससे भी कम। ठीक है, तो अभी के लिए छोड़ो, तो ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक कितने बच्चे मेरे साथ में चल रहे हो कि सर आ रहा है समझ? ठीक है, ठीक है, गुड। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं, हमने चार्ज समझ लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी समझ ली, और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस, होने और ना होने की सारी चीजें हमने देख ली। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि भैया चार्ज तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन के होने से है क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच चार्ज इज देयर, नेगेटिव, नेगेटिव। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस में है तो नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास डेफिशिएंसी में है तो पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अब टाइप ऑफ चार्जेस देखो क्या हो गया, कि पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनिशियली न्यूट्रल एक था, क्या था, एटम, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे इधर और इधर था इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियली ये न्यूट्रल था। बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। अब मल्टीपल रहे होंगे, कुछ निकल गए कुछ बच गए, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। सिमिलरली अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसके साथ भी लग के घूम सकता है, या बस इसके इफेक्ट में फील्ड में घूम रहा है, इसके एटम के अंदर नहीं है, बस उसके आसपास घूम रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ दिस न्यूट्रॉन, इसके प्रोटॉन्स, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ऐसा कहाँ पे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेटल्स में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें दो मेजर कंट्रीब्यूटिंग चीजें होती है, एक तो लैटिस वाइब्रेशंस और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना, चलो ये बात बताऊंगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आएगी समझ। तो अभी ये समझो कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी याद में जो हमारा एटम मरे जा रहा है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई तो मुझे ये बताओ, कोई जिसको ये बात समझ आ रही है कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इफ दे वर इनिशियली आइडेंटिकल। मैंने आपको दो बॉडीज दी कि बच्चे ये दोनों इनिशियली आइडेंटिकल थी, इसमें एटम टू एटम सिमिलैरिटी है। अब एक पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया और एक पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले का मास ज्यादा होगा। कौन बताएगा मुझे ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि सर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना। ठीक है, वैसे हैंड रेज करना था पर कोई बात नहीं, वी विल मेक इट अ हैबिट। रिया बताओ बच्चे। सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आया है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का कोई मास होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो बाहर से भी कोई एक्स्ट्रा मास गेन हुआ है। ठीक है, तो विशाल आप भी बता दो बच्चे।
सर सेम ये बोल रही थी मैं भी। है ना। अभी देखो कुछ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो मैं ना रैंडमली पूछता रहूंगा, तो ऐसा बुरा नहीं मानेंगे कि मैं हैंड रेज कर रहा हूँ सर मेरे से नहीं पूछ रही, नहीं, मैं सबसे पूछूंगा। हैंड रेज जरूर करना है जितने बच्चों को आता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी तो लेके आया होगा, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास भी होता है, तो वो मास उस बॉडी में ऐड हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर गया, तो उसका जो टोटल मास था वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, हैवी उससे। अब क्या ये मेजर होगा, क्या मैं जो जिस जिस वेइंग बैलेंस में मैं खुद को नापता हूँ, या जिस वेइंग बैलेंस पे मैं सेब तुलवा के लेके आता हूँ, उस पे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भारी हो गया? नो सर। पढ़ लिया ना, एक्यूरेसी भी पढ़ ली, प्रिसीजन भी पढ़ लिया, एरर्स भी पढ़ लिया, डायमेंशनल एनालिसिस भी बताओ अब क्या उस तराजू पे पता चलेगा कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैवी हो गई है? नो सर। नहीं पता भाई, सेंसिटिविटी इतनी कम है, इतनी कम है, उसमें एक सेब एक्स्ट्रा डल जाए, उसको ये ना पता चल रहा है कि एक सेब एक्स्ट्रा डल गया। अब सेब का तो चलो फिर भी पता चल गया, अंगूर तुलवाओ तुम एक एक करके, उसमें 10 अंगूर डाल दो, हिलेगी भी नहीं उसकी सुई, है ना। उसमें पूरा गुच्छा डालोगे तब थोड़ा हाँ भैया हो गया पूरा, ठीक है ना। अब तुम वेइंग बैलेंस होता है डिजिटल वाला, उस पे भी चढ़ जाओ। अब उस पे तुम ये जो पेन है ना, इसकी निब, इसको सिक्की को पकड़ के चढ़ो, इसके सिक्के को ऐसे पकड़ के चढ़ गए और बस इसको गिरा दिया, तो उस पे एक भी रीडिंग नहीं बदलेगी। तो उसमें तो इतने सारे एटम्स का नहीं पता चल रहा उसको, इलेक्ट्रॉन्स की तो बात छोड़ दो, है ना। तो वहां पे एक्यूरेसी का खेल है बच्चे। बट थ्योरी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, थ्योरी क्या कहती है, तो थ्योरी तो यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास लेके आएंगे। तो दिस इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो मैंने आपको दी है कि बच्चों प्रोटो इनिशियली आइडेंटिकल बॉडीज थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव हुआ। तो थ्योरी जो हमें बोलती है वी विल आंसर दैट क्वेश्चन। प्रैक्टिस में, रियल लाइफ प्रैक्टिस में इसको अचीव करना इट इज ए टफ टास्क। गुड टू गो? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, हैंड रेज करके भी समर्थन करेंगे? यस। ठीक है चलो भाई, अभी हमारे पास समय बचा हुआ है तो वी विल प्रोसीड टू 2 मोर प्रॉपर्टीज। दूसरी बात आती है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है। ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो चार्ज को ना क्रिएट कर सकते और ना ही इसको कर सकते डिस्ट्रॉय। बहुत गंदी राइटिंग भाई, साफ साफ लिखते हैं, ना तो क्रिएट और ना ही डिस्ट्रॉय। तो ऐसा क्यों हुआ कि चार्ज को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ना इट इज इम्पॉसिबल। अभी देखो मॉडर्न फिजिक्स की कोई बात नहीं करेगा, जो हम लोग आमतौर पे गरीबों वाली फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं नीट में 11th में, क्लासिकल फिजिक्स इसको बोलते हैं, उसके नजरिए से देखेंगे, ठीक है। हाईफाई बात कोई नहीं करेगा, यूट्यूब देख के कोई भी हाईफाई बात नहीं करेगा। तो अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल है? नो सर। नहीं है ना। नो सर। फिजिक्स के नजरिए से इलेक्ट्रॉन को तोड़ना या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए चार्ज को इसलिए चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 e के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से चार्ज +1 e के बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से था या इलेक्ट्रॉन के ना होने की वजह से था तो वो वही है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बस उठा के एटम से बाहर ले जा सकते हैं। तो वी कैन जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो बात कही थी, किसने कही थी, किसने कही थी ये बात? आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। थोड़ा इज्जत देंगे, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी ये बात। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एनर्जी और मास का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन मास एंड एनर्जी पॉसिबल है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि सर आप जो है थोड़े बूढ़े हो गए हो, जाओ थोड़ा रेस्ट करो, अभी हमें पढ़ने दो थोड़ा सा। तो उनको भेज दिया हमने बाहर, बुलाएंगे जब हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बाद में तब बुलाएंगे, लेकिन अभी हम उतने सक्षम है नहीं कि इनकी इस बात को समझ जाएं, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, हमारे लेवल से ऊपर गई, तो हमने इनको बोल दिया कि सर थोड़ी देर बाद में आना। तो अब देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और मास हम नहीं कह रहे, तो मास हमारा कंजर्व हो गया, तो मास कंजर्व हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, तो वो बस वहीं रहे, ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इवन ना इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ सकते। तो देखो ये दोनों बातों से 2 इंटरप्रिटेशन आएंगे, एक क्वांटाइजेशन और एक चार्जेस कंजर्व। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ थे तो
चार्ज था न्यूट्रल। अब हमने कुछ ऐसा तरीका यूज किया कि वो उनको अलग अलग कर लिया। जैसे पहला क्या किया, एंशिएंट ग्रीस में हुआ था, एम्बर को रब किया सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है। हमने रब किया स्केल को अपने सर में, हमने रब किया पेन को अपने सर में। तो इसकी वजह से देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या हमने नए इलेक्ट्रॉन जनरेट किए? नहीं किए। क्या हमने नए एटम जनरेट किए? नहीं किए, है ना भाई। अगर नए एटम या नए इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते तो मैं इसको घिसता रहता और यहाँ पे एकदम नया प्लास्टिक डेवलप होने लगता, मेरा पेन बड़ा हो जाता या मेरे बाल लंबे हो जाते, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, ना इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, ना प्रोटॉन जनरेट हुए, ना एटम जनरेट हुआ। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और टू डिस्ट्रॉय चार्ज, बस वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज। उसके अलग अलग मेथड है, वो कल पढ़ेंगे। तो इससे हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1e, है ना। तो 1e का इंटीग्रल मल्टीपल, अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? गिनती, 1 2 3 4 ऐसे गिनती ले लो, या फिर -1 -2 -3, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 से, या -1 -2 -3। इंटीजर्स पढ़े हैं ना नंबर लाइन पे, याद करो बच्चों कि इंटीजर बोलते थे। यस सर। Yes, sir. 1 2 3, इससे उठ के आया क्या नाम? इंटीग्रल। भाई इंटीजर था, इंटीग्रल आ गया उससे। सिंपल है, सारी चीजें जोड़ते चलोगे। अंग्रेजी भी बहुत हेल्प करती है। देखो अब ये नंबर लाइन पे इंटीजर्स थे, उसी से शब्द उत्पत्ति हुई इंटीग्रल की। और इंटीग्रल से हम बोल रहे हैं कि चार्ज कैन बी +1 +2 +3 +4, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे -1 -2 -3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं था, दैट्स व्हाई वी से दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कितने बच्चे ये समझ पाए? अब तक का सारा मामला कितने बच्चों को समझ आया? ठीक है। अब डाउट वाले बच्चे डाउट पूछ लो, जिन जिनको डाउट है वो डाउट पूछो। थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लो। अपन इधर ही रुकेंगे, अगली प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, कल देखेंगे उसको। सर चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड वाला फिर से Sir, एक्सप्लेन कर charge- दो। हाँ बोलो, दूसरा बच्चा भी पूछ रहा था, पूछ लो। सर सेम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होगी ना। देखो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1e, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ बच्चे कि मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो मैंने आपको कितना चार्ज दिया? 1e। मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2e चार्ज दे दिया। 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो 3e चार्ज दे दिया, यानी नेगेटिव का है ना, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है। मान लो मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैंने आपको कितना चार्ज दिया? -3e के बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या मैं आपको -3.5e चार्ज दे सकता हूँ? No, sir. No, sir. क्योंकि डेसिमल अलाउड ही नहीं है बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। बस इसी चीज को बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि ऐसा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, डेसिमल वाला ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं। यस सर। ठीक है, और पूछो भाई। सर आप फर्स्ट की डेफिनेशन समझा दो। कौन सी वाली? सर चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? देखो जब चार्ज, मैंने आपको बोला था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अभी कल पढ़ाऊंगा, उसमें और अच्छे समझ आएगा। देखो ये जो स्केल है, मैंने इसको रब किया अपने बालों में, तो चार्ज कर दिया मैंने स्केल को। आप करके देखना तब समझ आएगा। इसको रब करोगे, फिर पेपर उनको फीलिंग्स को ये अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देखोगे कि मैंने रब करने से चार्ज स्केल के इलेक्ट्रॉन्स मेरे बालों पर आ गए, तो नए इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हुए, ना ही नया प्रोटॉन जनरेट हुआ, ना नया एटम जनरेट हुआ। रबिंग से या किसी मेथड ऑफ चार्जिंग से नया मैटर जनरेट नहीं होता। तो उसी को बोल रहे हैं कि वी कैन ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज। भाई एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे एक साथ, आपने रबिंग किया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए बाहर, और बच गया क्या? प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज रह गया और नेगेटिव चार्ज दूर चला गया ऐसे। तो आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसा किया कि वो दोनों चार्ज एक दूसरे से अलग हो गए, बट नए चार्जेस क्रिएट नहीं हुए। इस यूनिवर्स में, इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। वी कैन जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। हम चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये कल पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
तो नया चार्ज ना बनना ही उसी को बोलते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड। ठीक है बच्चे? ओके सर जो हमारा स्केल है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो हमारा पेपर होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो पेपर अट्रैक्ट होगा स्केल की तरफ। नहीं वो कल बताऊंगा मेथड ऑफ, उसमें जो मेथड ऑफ चार्जिंग आएंगे ना उसमें आपको पता चलेगा कि मैं ये वो अट्रैक्ट हो रहा है इंडक्शन की वजह से। वो कल पढ़ाएंगे बच्चे। कल ये डाउट Yes. पूछना पड़ेगी, एक बार ना लिख लो अपनी Yes. नोटबुक में, कल एग्जैक्टली सेम बात पूछना। कल की क्लास के बाद जब डाउट लूंगा तो और अच्छे से समझ आएगी वो बात। यस सर। पूछना जरूर, लेकिन लिख लो इस बात को। यस सर। ठीक है, और पूछो भाई। हाँ तनिष्क, यस सर। डाउट पूछो, हैंड रेज किया हुआ है। गलती से ओके, गलती से हो गया। गलती से बहुत चीजें हो जाती है लाइफ में। और भाई किसको डाउट है पूछ लो। 4 लोग शहीद हो गए हमारे। शहीद हो गए ना हम लोग। शुरू हुए थे तो हमारा काफिला था 45 लोगों का, अभी कितने कम हो गए? 4। लोगों ने सोचा क्या ही है फिजिक्स, क्या ही होगा फिजिक्स से, हम लोग तो बायो पढ़ लेंगे। ऐसा कितने बच्चों को फीलिंग आती है? ऐसे इस भावना में कितने लोग रह रहे हो भाई, बताओ एक बार कि सर बिना ही फिजिक्स हमारा काम चल जाएगा।